जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 24 जुलाई 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में कब मनाया जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है भारत में 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हर साल जो है 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। ये इसका मतलब कि ऐतिहासिक महत्व है। तो देखिए, तिरंगे का डिज़ाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किन्होंने? पिंगली वेंकैया जी जो है इन्होंने तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। केसरिया रंग साहस का, सफ़ेद शांति का, हरा समृद्धि का और अशोक चक्र जो है प्रगति का प्रतीक होता है तिरंगे में। तिरंगा आज़ादी, एकता और राष्ट्र की पहचान का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार जो है इसके समान इसके कुछ नियम हैं जो कि तय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा जो है भारत की शान और पहचान है। यह दिवस हमें देश के लिए गर्व और बलिदान की याद दिलाता है। तो आपको याद रखना है कि यह दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को और ऐतिहासिक महत्व के बारे में मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है हाल ही में कौन बना है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक जो है देश हाल ही में कौन बना है। तो इसको आपको याद रखना है, भारत। कौन बना है? भारत। देखिए, भारत जो है अब मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। भारत सरकार घरेलू पाम तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर बीज आयात कर रही है। हाल ही में भारत ने मलेशिया की सरकारी एजेंसी से लाखों पाम ऑयल के गुणवत्तापूर्ण बीज खरीदे हैं। यह बीज अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी सिंचाई व वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो है ऑयल पाम के तहत भारत ने पाम की खेती व उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बीज आयात के साथ साथ भारत को तकनीकी सहायता व विशेषज्ञता भी मिल रही है। पहले चीन और इंडोनेशिया बड़े आयातक थे, अब भारत ने प्रथम स्थान पाया है। यह पहल जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने और खाद्य तेल आयात पर निर्भरता जो है घटाने के लिए है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि गीता गोपीनाथ जो है इन्होंने हाल ही में किस महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दिया है और अब उनकी अगली भूमिका क्या होगी। गीता गोपीनाथ जो है इन्होंने हाल ही में किस महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दिया है और अब उनकी अगली भूमिका क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से जो है इस्तीफा दिया है और उनकी अगली भूमिका है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर होंगी। देखिए, ये है गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये है गीता गोपीनाथ। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक यानी कि डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद जो है छोड़ दिया है। वे अगस्त 2025 के अंत में IMF से इस्तीफा देंगी। नई भूमिका में वह अब फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की जो है प्रोफेसर बनेंगी। गीता IMF के इतिहास में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुकी है। इन्होंने IMF में लगभग 7 साल काम किया है। महामारी जैसे मुश्किल दौर में बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने। इस्तीफे का कारण क्या है? तो वे शिक्षा क्षेत्र में वापस जाना चाहती हैं और आर्थिक शोध व अध्यापन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हार्वर्ड में ग्रिगोरी एंड एनिया कॉफी प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यह बदलाव चर्चित रहा। IMF की नीतियों में बड़ा इनका योगदान रहा है। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय सेना को
अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश में जो है प्राप्त हुई है? भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप जो है किस देश से प्राप्त हुई है? इसको याद रखिएगा, अमेरिका से। किससे प्राप्त हुई है? अमेरिका से। देखिए, भारतीय सेना जो है इसको अपनी पहली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की खेप जो है अमेरिका से मिली है। यह AH-64E मॉडल के आधुनिक हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें अमेरिका कंपनी बोइंग बनाती है। भारत ने 2015 में अमेरिका के साथ इस हेलीकॉप्टरों को खरीदकर समझौता किया था। पहली खेप में 3 हेलीकॉप्टर भारत के जोधपुर में तैनात किए जाएंगे जो पश्चिमी सीमा पर इस्तेमाल होंगे। ये हेलीकॉप्टर जो है दुश्मनों के रडार से बचने में सक्षम है और रात में भी लड़ाई कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कुछ देरी हुई, लेकिन अब पूरी डिलीवरी 2025 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे भारत की सीमा सुरक्षा और हमलावर क्षमता मजबूत होगी, खास करके पाकिस्तान की सीमा पर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है और उसने पहले किस अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या समझौतों को छोड़ा है? हाल ही में कौन सा देश जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है और उसने पहले किस अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या समझौतों को छोड़ा है? तो आपको इसको याद रखना है कि अमेरिका जो है ये जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है और उसने पहले पेरिस समझौता को छोड़ा है। देखिए, अमेरिका जो है 22 जुलाई 2025 को, कब? 22 जुलाई 2025 को यूनेस्को से बाहर निकलने का घोषणा किया है। यह अमेरिका की यूनेस्को से तीसरी बार निकासी है। पहले 1984 और फिर 2018 में भी बाहर हुआ था। अमेरिका का तर्क है कि यूनेस्को संगठन में इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमेरिका पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संगठनों से बाहर हो चुका है, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता, इसे 2017 में छोड़ा, फिर बाद में वापस जुड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2020 में निकला। ईरान परमाणु समझौता, यूनेस्को से बाहर निकलने का यह निर्णय 2026 में प्रभावी होगा। तो अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद पर प्रभाव डाल सकता है। यूनेस्को का काम कला, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कदम से अन्य देशों और विश्व के भारत जैसे सदस्यों का यूनेस्को में योगदान और अहमियत जो है बढ़ सकती है। इस प्रकार यूनेस्को से बाहर हुआ देश अमेरिका है, जिसने पहले भी कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संगठन से अपना कदम वापस लिया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो केरल में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति का नाम जो है क्या है? केरल में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि लिरियोथेमिस अब्राहमी जो है उसका नाम है। क्या नाम है? लिरियोथेमिस अब्राहमी, जो ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम है। देखिए, ये है ड्रैगन फ्लाई, इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ये जो है केरल के पश्चिमी घाट में, जिसका नाम है लिरियोथेमिस अब्राहमी, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। यह खोज जून 2025 में त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने की। पहले इस रूप में लिरियोथेमिस फ्लावा समझा जाता था, लेकिन गहराई से अध्ययन करने के बाद यह अलग प्रजाति पाई गई। इस प्रजाति का नाम अब्राहम सैमुअल के सम्मान में रखा गया है, जो ओडेनेटोलॉजी में विशिष्ट है। ये ड्रैगन फ्लाई मुख्यतः केरल और कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। यह पेड़ के छेदों में जमा पानी में अंडे देती है और नर मादा में अलग अलग रूप होते हैं। खोज का महत्व जैव विविधता संरक्षण और क्षेत्रीय पर्यावरण के अध्ययन में है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट की जैविक समृद्धि को दर्शाती है और नई शोध को प्रोत्साहित करती है। तो इस सभी बात को आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसे दिया है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसे दिया है? तो आपको इसको ध्यान रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 का सबसे अच्छा उपभोक्ता बैंक का खिताब दिया है। यह सम्मान SBI के ग्राहक सेवा, डिजिटल बदलाव और पहुंच बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता देता है। SBI ने मोबाइल बैंकिंग, नए कार्यालय और अत्याधुनिक तकनीक के लिए भारी निवेश किया है। इस पुरस्कार का चयन जो है वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञों,
विश्लेषकों और बैंकरों की मदद से किया गया। एसबीआई का फोकस खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों के ग्राहकों को बेहतर सेवा देने पर रहा। ये पुरस्कार अक्टूबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में IMF वर्ल्ड बैंक बैठकों के दौरान दिए जाएंगे। इससे पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जो है दुनिया में भी अग्रणी बन रहा है। अगला प्रश्न है कि अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। दीपक बागला जो है इनको अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, दीपक बागला जो है इन्हें 21 जुलाई 2025 को अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। वह इससे पहले सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO थे। दीपक बागला जो है इन्होंने दिल्ली के विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनका मिशन देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। एम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो तकनीकी सोच और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। पिछले निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है इन्होंने एम का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अब दीपक बागला की नियुक्ति से जो है एम को नई मजबूती मिलेगी और भारत का नवाचार क्षेत्र और विकसित होगा। तो ये है दीपक बागला जी, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हॉर्निबल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र किस वन्य जीव अभयारण्य में होगा। किस भारतीय राज्य में हॉर्निबल संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र किस वन्य जीव अभयारण्य में होगा। तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है यह वन्य जीव यह स्थापित किया जाएगा। देखिए, भारत का पहला हॉर्निबल संरक्षण केंद्र जो है तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य जंगलों के महत्वपूर्ण पक्षी हॉर्निबल की सुरक्षा, उनके निवास स्थान का संरक्षण और अनुसंधान करना है। हॉर्निबल जो है जंगलों के बीच फैलाने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें जंगल के किसान भी कहा जाता है। केंद्र में हॉर्निबल की प्रजातियों का अध्ययन, पर्यावरण सुधार और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर ध्यान दिया जाएगा। इस पहल के लिए 1 करोड़ की राशि जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन कॉर्पस फंड से दी गई है। अन्नामलाई रिजर्व जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, जहां 4 प्रकार की हॉर्निबल प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कदम पश्चिमी घाट की जैव विविधता को बचाने के लिए बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इससे भारत में जंगलों के संरक्षण के साथ साथ इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार भी बढ़ेंगे। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता जो है किस बैंक ने लॉन्च किया है। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत बैंक खाता जो है किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसको आपको याद रखना है कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है, फिनो पेमेंट्स बैंक, इसने किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है। देखिए, गति बचत खाता जो है ये 16 जुलाई 2025 को फिनो पेमेंट्स बैंक ने जो है लॉन्च किया। यह खाता पूरे भारत में उपलब्ध है। खासतौर पर किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक का लक्ष्य है देश के अंडर बैंक्ड क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंचाना। गति बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की ज़रूरत कम होती है और डिजिटल सुविधाएं बढ़िया हैं। बैंकिंग प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए इस खाते में डिजिटल ऐप और ऑनलाइन लेन देन पर जोर है। यह खाता खास करके छोटे कारोबारियों, महिलाओं और युवा वर्ग के लिए उपयोगी है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार और RBI की कई योजनाएं हैं, जिनसे जुड़े बैंक इस तरह के नए खाते ला रहे हैं। भारत में डिजिटल बैंकिंग तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे वित्तीय समावेशन में जो है वृद्धि हो रही है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए गए होंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से जो भी मैंने आपको आर्टिकल समझाया, जो भी न्यूज़ आपको मैंने बताया, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है,
तो क्लास कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।